नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। अंबाला से ये बड़ी खबर, जहां पर अनिल विज को नए मीडिया कोऑर्डिनेटर मिले हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमिंदर सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें उनको हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की नियुक्ति पत्र से उनको सौंपा गया है। आपको बता दें कि नए मीडिया कोऑर्डिनेटर अनिल विज को मिले हैं रमिंदर सिंह, जो 17 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उनको अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अनिल विज के मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में उनको अब रखा गया है। रमिंदर सिंह प्रतिष्ठित अखबारों से भी जुड़े रहे हैं और अब उन्हें अनिल विज का मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो अंबाला से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, रमिंदर सिंह, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अंबाला से गृह मंत्री अनिल विज को नए मीडिया कोऑर्डिनेटर मिल गए हैं। ये अंबाला से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमिंदर सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रमिंदर सिंह जो कई अखबारों से जुड़े हुए हैं और करीब 17 वर्षों से पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी देते हुए, उनका पद बढ़ाते हुए अब उनको गृह मंत्री अनिल विज का मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अंबाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रमिंदर सिंह प्रतिष्ठित अखबारों से जुड़े रहे हैं और अपने जो करियर है उसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिकाएं भी निभाई है पत्रकारिता जगत में, और अब उनको अनिल विज, गृह मंत्री जो है अनिल विज, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न और 8 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया और ये आयोजन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। इसमें से अकेले सोनीपत के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं अब इस बड़ी उपलब्धि को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने देश प्रदेश का नाम हमेशा ऊंचा किया है। अगली बार मेडल्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चले। देखिए, आज ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर हमारे लिए, क्योंकि ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जिस प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए, और वो भी एक खुशी का अवसर था, लेकिन आज तो वो खुशी डबल हो गई कि जब राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पुरस्कार थे, उसमें खास करके ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, उसमें अर्जुन अवार्ड है, उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड है, और इसके अंदर ढेरों अवार्ड हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। और मैं कहता हूँ कि कुल 64 में से 17 अवार्ड केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले हैं, जो 25% से भी ऊपर बनता है। तो इस प्रकार की खुशी का दिन मैं समझता हूँ अभी हमें लगातार आता रहे, और मैं इस अवसर पर अपने जितने भी खेल प्रेमी, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भी मेडल लिए हैं, जिनको भी पुरस्कार मिले हैं, उन सबको, उनके परिवार के बंधुओं को और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सर, आगे के लिए क्या टास्क और क्या लक्ष्य आप अपने प्रदेश के खिलाड़ियों और नौजवानों को देना चाहेंगे? देखिए, जब हमने पिछली बार सभी खेल प्रेमी सज्जनों को और खिलाड़ियों को संबोधित किया था, उस समय भी कहा था कि हमारी जो खेल नीति है उसके अनुसार देश भर में, दुनिया भर में बढ़िया से बढ़िया खेल नीति है। इसमें और भी जो अपेक्षा है, जो सुझाव है, उसको बढ़ाएंगे और हम अपेक्षा करेंगे इस बार जितने मेडल आए हैं इससे डबल मेडल आने चाहिए, ताकि हम देश और दुनिया के लोगों को खेल क्या होता है, खेल को प्रोत्साहन देना है, युवकों को कैसे उसमें रुचि पैदा करनी है, ये रास्ता दिखा सकें हमारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की बैठक में सोनीपत के खरखोदा में लगभग 900 एकड़ भूमि पर मारुति का नया प्लांट स्थापित करने के लिए क्लियरेंस दे दी गई है। हरियाणा पब्लिक एंटरप्राइज बोर्ड की, और उसमें हम हर महीने 1.5 महीने बाद रेगुलर इंटरवल के ऊपर ही मीटिंग करते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स की प्रोजेक्ट्स, कहीं छोटे प्रोजेक्ट्स, कहीं मेगा प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट के बारे में विचार करके उनको स्पेशल कंसेशंस जो वो डिमांड करते हैं और जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से उनसे नेगोशिएट करके और हम देते हैं। आज 2 उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीन के लिए भी और कुछ कंसेशन जो हमारे से मांगे थे, वो पॉलिसीज हमने दोनों क्लियर कर दी हैं। एक उसके अंदर मारुति उद्योग खरखोदा के अंदर 900 एकड़ ज़मीन, क्योंकि कुछ रेट्स की बातें चल रही थी, आज हमने वो फाइनल कर दिया है। कुल मिलाकर के 2 करोड़ और 96 में से 10% कम, 296 का रेट है, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन है 10% कंसेशन का। वो विद इन 45 डेज अगर पैसा देते हैं तो 10% रिबेट।
इस तरीके से फाइनल हो गया है। और बाकी उनको कुछ कंसेशंस हमने जो हमारा SGST होता है उसमें रीइंबर्समेंट होती है, तो वो हमने 15 साल के लिए उनको SGST की रीइंबर्समेंट दी है, और ताकि वो उनको एक कंसेशन रहे। नया प्रोजेक्ट खरखुदा में उनका ये लगेगा और लगता है 2 या 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को वहाँ ले जाएंगे। जो उनकी प्रोडक्शन यहाँ पहले गुड़गांव और मानेसर में चल रही है उसको और बढ़ा करके और उस प्रोडक्शन को करेंगे, और एक प्रकार का हमारा ऑटो उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, वो और आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोजेक्ट है ग्रासिम पेंट्स का। ग्रासिम पेंट्स की बातचीत पहले रोहतक में चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको रॉ मटेरियल पानीपत में ज़्यादा मिलता था और उन्होंने एक्सचेंज किया है। उस एक्सचेंज में भी कुछ शर्तें और नई जोड़ी गई हैं, जिसमें से उनको भी जो कंसेशन देने थे कुल मिला के उसको भी हमने फाइनल कर दिया है। कितने एकड़ पर है? 100, उनका 70 एकड़ के ऊपर वो इंडस्ट्री पेंट की वहाँ लगेगी। और तीसरा एक प्रोजेक्ट रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए भी एक ऑफर आई है, उसको फाइनल अभी बाद में करेंगे, लेकिन रोहतक में एक उस उद्योग का भी आज। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान देते हुए किसानों का समर्थन किया है और पराली जलाने पर उनका समर्थन भी कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि किसान पराली ना जलाएं तो आखिर क्या करें। इस दौरान उन्होंने सरकार से भी सवाल किए हैं कि वो किसानों की पराली आखिर क्यों नहीं खरीद रही है। हुड्डा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द पराली के प्रबंधन का इंतजाम करना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर भी तंज कसा। हुड्डा ने कंगना को देश का इतिहास पढ़ने की नसीहत दी। पूर्व सीएम ने कहा कि देश को भीख में नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की शहादत से आजादी मिली है। कोई भी हो जो इस किस्म का बयान देता है उसको आजादी की संघर्ष का, आजादी की लड़ाई का ज्ञान ही नहीं है। जो हिंदुस्तान को आजादी मिली है 47 में, वो तो इतने भारी बलिदान से मिली है। 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, पहली लड़ाई 1857 में, और ये हमारे को गर्व है कि उसकी पहली चिंगारी अंबाला से फटी। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन रोहतक में निकाला गया और इस दौरान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में 75वें वार्षिक दीवान का आयोजन भी किया गया। सुबह के समय श्री निशान साहिब लहराने की रस्म हुई। वहीं नगर कीर्तन की शुरुआत ओल्ड ITI मैदान स्थित मदनलाल धींगड़ा कम्युनिटी सेंटर से हुई। इसके बाद ये शहर के विभिन्न मार्गों से होकर नगर कीर्तन गुजरा और नगर कीर्तन में शामिल युवाओं ने विभिन्न हैरतअंगेज करतब भी किए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने इस अवसर पर शिरकत भी की। तेग बहादुर जी की चादर पे आज 75वीं उसमें वार्षिक महोत्सव पे जो बाबा जी सोडी साहब, बाबा बंदा बहादुर जी को आयोजन किया है, उसके लिए बहुत बहुत इनको हार्दिक बधाई। बाबा बंदा बहादुर ने एक इतिहास कायम किया और एक ऐसा चरित्र पेश किया जो देश के हित में और समाज के हित में उन्होंने अपने प्राणों तक की बाजी लगाई। मार्च 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वो यूपी में प्रचार करने के लिए जाएंगे। अगर उनकी बीजेपी की सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस का भी प्रचार करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। अभय चौटाला ने कहा कि चुनाव आने पर अगर उनको वहां पर विपक्षी की किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा तो वो वहां पर जरूर जाएंगे। उनके लिए कांग्रेस भी अछूती नहीं है। उनका मुख्य मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए कोई भी उम्मीदवार, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार उनको बुलाता है तो वो प्रचार के लिए जरूर जाएंगे। और यूपी में अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले विधानसभा चुनावों की 404 सीटों पर आपको बता दें कि चुनाव जो होने हैं और बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा से सीधी टक्कर होगी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के चलते देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है। गरीब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में लोगों को महंगाई की मार से बचाया गया था। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम देश भर में जन जागरण अभियान है, जिसकी शुरुआत आज हम
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस से, बाल दिवस से शुरू कर रहे हैं। 29 तारीख तक हम ये कार्यक्रम करेंगे और एक हफ्ता कांग्रेस जन लोगों के बीच में जाएंगे। और जो आज के दिन जनता में त्राही त्राही मची हुई है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, आज हमारे लोग, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही, पेट्रोल डीजल की कीमत बेलगाम मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही। केवल कंपनियों को फायदा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का जो फायदा उठाया गया है इन तेल कंपनियों द्वारा, वो पैसा कहाँ गया? इस बात का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। कांग्रेस पार्टी के समय, यूपीए के समय, हमने आम जनमानस को बचाया था इस महंगाई से। पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय दुगनी के करीब थी, लेकिन आम उपभोक्ता को पेट्रोल डीजल की कीमत हमने बढ़ने नहीं दी। 40 रुपया, 50 रुपया, उससे ज्यादा हमने नहीं बढ़ने दी। लेकिन आज के दिन क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत उस समय से बहुत कम, 70, 75, 80 डॉलर प्रति बैरल, उस समय 120। पिछले 7 साल में कोई गरीबी रेखा के कार्ड बने नहीं हैं। गरीबों को कोई प्लॉट नहीं दिए गए, गरीबों को कोई मकान नहीं दिए गए। जो इंदिरा आवास योजना थी हमारे समय में, वो खत्म कर दी गई। मैं देख रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में जाकर बांट रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हरियाणा में मुझे बता दीजिए कि हमारे कितने गरीब लोगों को फायदा मिला है। क्या हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जवाब देगी कि आपने यहाँ गरीब आदमी को क्या राहत दी है? ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाकर सोनिया जी के, राहुल जी के निर्देशानुसार लोगों पे, चाहे वो गांव है, कस्बे हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी व्यथा सुन रही है और उनकी आवाज उठा रही है। और मेरा सभी से यही आह्वान है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी आवाज बने और इस जो गूंगी, बहरी, अंधी सरकार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, हम इनके कान खोलें और लोगों की व्यथा इनके सामने रखें और इस सरकार को मजबूर करें। क्या क्या प्लान है इस रोड मैप का? कहाँ से आपका जन जागरण अभियान चलेगा? ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है। हम अपने प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश में हर जगह ये जन जागरण अभियान चलेगा। लोगों के बीच में कांग्रेस जन जाएंगे, कांग्रेस पार्टी और हमारी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हरियाणा के रोहतक में एक राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के ओएसडी और कलाकार गजेंद्र फोगाट को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में रणबीर बड़नसानिया और महावीर गुड्डू जैसे कई बड़े कलाकार मौजूद रहे और इस दौरान लोक कलाकारों ने कलाकार गजेंद्र फोगाट को कला रत्न सम्मान से नवाजा। सम्मान पाकर कलाकार गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मरते दम तक कला संस्कृति की सेवा करता रहूंगा। मेरे सौभाग्य से मुझे सम्मानित इन्होंने किया है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कलाकार हैं। महावीर गुड्डू जी हमारे बीच हैं और जितने भी राजकुमार जी अच्छे आर्टिस्ट हरियाणा के जो है वो यहाँ पे उपस्थित हैं। श्री राम के जीवनपुरिया जी, रणवीर बड़वासनिया जी, रघविंदर मलिक जी, बहुत अच्छे अच्छे नामी आर्टिस्ट कार्यक्रम में आए हुए हैं और उन सबके हाथों से मुझे सम्मानित करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मेले लगते रहने चाहिए। हरियाणा सरकार आज भी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती उत्सव हो, चाहे वो 1 नवंबर का हरियाणा डे हो, जिसकी पूर्व संध्या पे पूरे हरियाणा के कोने कोने में कार्यक्रम कराने की बात हो, या फिर ट्रेड फेयर और सूरजकुंड मेला हो, तो हरियाणा सरकार हमेशा कलाकारों को हर जगह काम देने के लिए और कार्य उनका अच्छा कल्चर देखने के लिए हमेशा ललायित रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे महमीय कलाकारों को हमेशा आगे रखा है
आगे भविष्य में भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करेंगे। इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल सर पे है दिसंबर के मध्य में, आपने खुद भी देखा भी है मीडिया ने कि पहले भी 3 बार हम इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल के जरिए 34 देशों के लगभग 1500 कलाकार रोहतक में भी आए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे समागम मेले लगते रहेंगे, प्रेम की गंगा बहती रहेगी। और बेशक कोरोना आए या कोई और आंधी तूफान आए, कलाकार नहीं हटेंगे, नहीं डिगेंगे। वहीं हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप 15 नवंबर को बंद रहेंगे। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अब इस विरोध में हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके कारण 15 नवंबर को हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। एसोसिएशन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर कोई इस हड़ताल का समर्थन नहीं करता और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल बेचता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार होगा, साथ ही उसे 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी भरना होगा। एसोसिएशन का कहना है कि एसीएस खाद्य आपूर्ति और एक्साइज टैक्सेशन अधिकारी से मांगों को लेकर 8 नवंबर को मिले थे। सुनवाई नहीं होने पर सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो 30 नवंबर तक नॉर्दर्न रेंज और ऑल इंडिया पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन बड़ा फैसला ले सकता है। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। 9 जिला कांग्रेस कार्यालय पर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर नूह विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। आफ्ताब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर नमन किया और उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के अब इलाहाबाद में हुआ है। उन्होंने 27 मई 1964 को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। आजादी के बाद उन्होंने करीब 17 वर्षों तक देश की कमान संभाली थी। ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया नहीं, पूरे विश्व में जिसने अपने विचारों की, अपने सिद्धांतों की और अपने सोच की एक छाप छोड़ी है, जिसने एक लोकतंत्र समावेशी देश की संरचना को अंजाम दिया, एक साम्राज्य के खिलाफ अपनी जवानी में एक ऐसा उदाहरण पेश किया, सब कुछ त्याग के इस देश के लिए आज़ादी और देश की आज़ादी के बाद देश की तरक्की के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन यापन उन्होंने इस देश की समृद्धि और विकास के लिए दिया। आज हम उन्हें याद करके यही कहेंगे कि उनके सिद्धांतों पे और उनके आदर्शों पे चलते और उनके विचारों पे चलते हुए हम कांग्रेस जन आज जो भी चुनौतियां देश के सामने हैं, हमारे प्रजातंत्र के सामने, लोकतंत्र के सामने हैं, हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल के उन्हें मजबूत करेंगे और उनके खिलाफ कोई साजिश होगी तो। वहीं हरियाणा के तोशाम क्षेत्र में बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर बाल दिवस मनाया। बाल दिवस के मौके पर कई स्कूलों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इस मौके पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत और कविताएं प्रस्तुत की।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरकड़ी झावड़ी में प्रभात फेरी निकालकर बाल दिवस मनाया गया। वहीं कालका से शिमला जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब कालका से शिमला जाने वाली पैसेंजर ट्रेन तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार है। दरअसल ट्रेन के पुराने कोच की जगह अब नए कोच लगाए जाएंगे। डीआरएम ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल से पहले कालका में शिमला के लिए 6 पेयर चलते थे, जिसमें अब 30 नए कोच 30 मार्च तक और शामिल कर दिए जाएंगे, जिनमें से एक कोच दिसंबर तक ट्रायल के लिए आ जाएगा। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे विभाग ने इसकी गति बढ़ाने पर विचार किया, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। जैसे आपको पता ही है, कालका शिमला एक हमारा हेरिटेज सेक्शन है। 96 किलोमीटर का सेक्शन है कालका से शिमला, नैरो गेज है और इसमें कोरोना से पहले हमारे 6 पेयर सर्विसेज इंट्रोड्यूस चलती थी और अब कोरोना के बाद हमने 6 की 6 सर्विसेज अभी दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी हैं और अभी हम लोगों को पोस्ट कोविड में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे हमारे विस्टाडोम कोचेज है, शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस ट्रेन है, ये दोनों बहुत ही अपर सेगमेंट के लिए ट्रेन है और इनको बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली है। अप डायरेक्शन में यहाँ से जाते हुए कम से कम 100% इसकी ऑक्यूपेंसी थी। और वहीं पलवल जिला योग एसोसिएशन और नेशनल पतंजलि स्पोर्ट्स योगा कप की ओर से पलवल की जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता रविवार तक चलेगी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन योगाचार्य गुरमेश आर्य की देखरेख में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य योगासन की प्रतिभाओं को आगे लाना है। इस प्रतियोगिता में 5 वर्ष से लेकर 80 आयु वर्ग के लड़के लड़कियां और महिला पुरुष भाग ले रहे हैं। और स्वास्थ्य के प्रति उनके अंदर जागृति पैदा हो और हम सबका यह प्रयास घर घर में हो। योग अभ्यास के अंतर्गत हम घर घर में जाए। हमारा हिंदुस्तान विश्व का गुरु जो माना जाता है, प्राचीन योग विद्या को फिर हमारी जनरेशन, आने वाली युवा पीढ़ी दोबारा से हमें जो है हम उनका मार्गदर्शन करें। पतंजलि ने जो सूत्र दिए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जाने का, और घर घर में जब योग अभ्यास हो तो कोरोना उनको होगा नहीं, डेंगू भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी। हमने यही उद्देश्य बनाया कि हर हाल में हमें जनमानस तक और अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम बच्चे तक योग फैलाना है। सितंबर से 2020 से योगा कर रही हूँ और सभी को योगा करना चाहिए सुबह सुबह और सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि आप सभी योग करें और स्वस्थ रहें। योग करने से हम बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। योग हमारी ऐसी चीज़ है कि वो बीमारियों को भी भगाती है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मेरा नाम यश है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं आपको योग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। योग जो है, जो बाबा रामदेव ने बहुत पूरे क्षेत्र में उसका नाम कर रखा है और योग से हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। और देश में टीकाकरण मामले में हरियाणा का नूंह जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद चिंतित हैं। और इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त शक्ति सिंह से उन्होंने खास बातचीत कर कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने को कहा है। जिसके बाद नूंह उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी, उन्हें विकास के लिए 10 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उपायुक्त ने पुन्हाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर हौसला अफजाई की। साथ ही उपायुक्त शक्ति सिंह ने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र भी दिया। तौर पर जो आपकी सब डिवीजन के पहले 10 गांव अपने आप को 100% वैक्सीनेटेड डिक्लेयर करेंगे और कंफर्म होगा, उन हर गांव में 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य अतिरिक्त रूप से ग्रांट प्रदान करवाई जाएगी, चाहे मुझे किसी रूप से लोगों को मोटिवेट किया है वैक्सीनेशन।
वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना संक्रमण के बाद अब बढ़ता डेंगू लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि डेंगू के डंख की वजह से प्लेटलेट्स कम होना लगातार आम पाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बढ़ते डेंगू के कहर पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अक्सर बरसात के मौसम में खाली पड़ी जगह पर पानी भर जाता है और उसे साफ पानी में डेंगू का लार्वा पनपने लगता है। वो अपने घरों में रखे गमले, कूलर और इन तमाम चीजों में जमा पानी को खाली कर देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 1976 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 253 मरीज डेंगू से ग्रस्त पाए गए हैं, जबकि 2538 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया। ये बात ठीक है कि भाई हमारे पिछले वर्षों के निस्बत अब की बार हमारे जो डेंगू केसेस ज़्यादा हुए हैं, तो अभी तक हमारे पास 253 केस जो डिटेक्ट हुए हैं और हमने 2-2.5 हज़ार से ऊपर जांच कर ली है। इसमें अभी भी केसेस आ रहे हैं पर पहले से कम हुए हैं, और जैसे जैसे मौसम ठंड का बढ़ेगा डेंगू का लगता है कि खात्मा हो जाएगा, क्योंकि मच्छर है वो हार्बिनेशन में चला जाएगा और मच्छर के कारण ये डेंगू होता है। बाकी लोगों से यही अपील है, अभी भी अपने घरों में रहें, जाड़े के दरवाजे बंद रखें, ओडोमॉस वगैरह लगाएं, फुल स्लीव के कपड़े पहने। ठंड आ गई है तो आधी बाजू को वैसे भी नहीं पहनेंगे लोग, और जहाँ लगता है कि भाई मच्छर हैं कोई, तो हमें बताते हैं, वहाँ पर हम फॉगिंग भी करवाते हैं और हमें बताएं भाई फॉगिंग की आवश्यकता है या कोई भी जो भी है। और इस तरह से सभी जनता के अवेयरनेस के बिना इसको ख़त्म करना मुश्किल है। बाकी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो कुछ अपने आप भी नेचर की वजह से भी कम हो जाएगा। तो क्या कुछ अभी तक आंकड़ा है अपने ज़िले में? अभी 253 केसेस हैं अभी तक। अच्छा, कितने मतलब पीड़ित हैं अभी से? पीड़ित मतलब ये जो टोटल केसेस हुए हैं, पर अभी 8-10 केसेस हैं जो अभी एक्ट। फिलहाल के लिए हरियाणा चौपाल में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।